नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। ड्रैगन अंतरिक्ष यान की आईएसएस पर सफल डॉकिंग के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने रचा इतिहास। आईएसएस पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। शुभांशु के परिवार ने लखनऊ में, तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में डॉकिंग की देखी सीधी तस्वीरें। आतंकवाद के खिलाफ एससीओ बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कड़ा रुख। संयुक्त बयान के मसौदे पर पहलगाम हमले का जिक्र न होने पर हस्ताक्षर करने से किया इनकार। विदेश मंत्रालय ने कहा, आतंकवाद पर नहीं बनी एक राय, आतंकवाद को लेकर भारत की अपनी चिंताएं। इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई अपनी भाषा में कराने के लिए राज्य सरकारें करें प्रयास। राजभाषा विभाग के स्वर्ण जयंती समारोह में गृह मंत्री अमित शाह का यह आह्वान। आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज की बड़ी मुश्किलें। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने दर्ज किया मुकदमा। दिल्ली के अस्पतालों की परियोजनाओं में देरी और लागत में बढ़ोतरी के मामले में यह कार्रवाई। और पहाड़ी राज्यों में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। हिमाचल के कांगड़ा में अचानक आई बाढ़ में लापता 4 मजदूरों के शव मिले। 4 की तलाश अभी भी जारी। उधर उत्तराखंड में कई स्थानों पर अगले 7 दिनों तक बारिश का अलर्ट। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। और सबसे पहले आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, एक्सम 4 की सफल डॉकिंग हो गई है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री 28 घंटे की यात्रा के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंच गए हैं। 4 क्रू मेंबर वाले स्पेस मिशन एक्सम 4 के साथ उनका कारवां इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर डॉक किया गया है। और इसी के साथ शुभांशु 41 वर्ष पहले लगातार 8 दिन पृथ्वी के चक्कर लगाने वाले राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में रवाना होने वाले दूसरे भारतीय भी बन गए हैं। इस मिशन क्रू के 4 सदस्य इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लगभग 14 दिनों तक रहेंगे और इस दौरान वो 60 एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। ये आज तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक्सम स्पेस मिशन पर आयोजित सबसे अधिक शोध और विज्ञान से संबंधित गतिविधियां होंगी। शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के एक्सम 4 मिशन को लेकर स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने 25 जून को फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से सफल उड़ान भरी थी। और भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री 28 घंटे की यात्रा के बाद स्पेस स्टेशन पहुंच गए हैं। एक्सएम 4 की सफल डॉकिंग पर भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने स्कूल में तिरंगा लहराया। इस दौरान शुभांशु शुक्ला की माता पिता भी वहां पर नजर आए। तो शुभांशु शुक्ला के परिवार के लोगों ने ये तिरंगा उनके स्कूल में लहराया और विशेष रूप से ये लोग सभी वहाँ पर इकट्ठे हुए थे इस डॉकिंग को देखने के लिए, इस सफल मिशन को देखने के लिए। और सब लोग वहाँ पर देखकर उत्साहित थे, खुश थे और उनके माता पिता के साथ परिवार के अन्य लोग भी और साथ में अन्य लोग भी वहाँ पर उपस्थित थे। तो शुभांशु शुक्ला के माता पिता ने कहा कि एक्सएम 4 मिशन की सफलतापूर्वक डॉकिंग पर उन्होंने खुशी जताई और कहा कि हमें अपने बच्चों पर गर्व है। अपने को जो है बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बच्चे ने सफल उसके जो है डॉकिंग हुई है, इसके लिए हम जो है ईश्वर को बहुत बहुत जो है धन्यवाद करते हैं, बहुत प्रणाम करते हैं उसको। बहुत हम जो है उसको इसी के लिए प्रार्थना की थी कि ईश्वर ने हमारे बच्चे पर जो है पूरी छत्र छाया है उसकी, और उसके लिए हम ईश्वर को जो है पूरी तरह से अपने दिल से जो है शुक्रिया अदा करते हैं।
सफल लैंडिंग हो गई। ये तो बहुत गर्व की बात है, बहुत अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, हमारे लिए तो खैर अच्छा है ही है। हमको तो बहुत खुशी हो रही है। सफलता का श्रेय हम अपने बच्चे को ही देंगे, उसका खुद का श्रेय है उसमें किसी का हाथ नहीं है। उसकी कड़ी मेहनत, कड़ी लगन और निष्ठा, उसकी काम के प्रति लगन जो है, उसने उसको इतना ऊंचाइयों पे पहुंचाया है। और XM4 मिशन की ISS पर सफलतापूर्वक डॉकिंग पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि XM4 मिशन की डॉकिंग निर्धारित समय से पहले ही पूरी हो गई। साथ ही उन्होंने क्रू के सभी सदस्यों को सफलतापूर्वक डॉकिंग के लिए बधाई भी दी। हो गया और मुझे लगता है 60-70 मिनट के बाद उनकी वाकई वहाँ पे एंट्री होगी। उसके बाद एक औपचारिक उनके लिए अभिनंदन भी का भी आयोजन है। जो साथ वहाँ हैं पहले से ही अंतरिक्ष यात्री, उन्होंने इंचार के लिए, और सारी प्रक्रिया इतनी सक्षम है और इतने आत्मविश्वास के साथ की जा रही है कि 30-40 मिनट पहले ही ये डॉकिंग की प्रक्रिया हो गई, क्योंकि जो सुबह हमारा निर्धारित समय था लगभग 4:43 तक था, वो ये तो 4:15 से पहले ही हो गया। अब समझ लिया, दुनिया कबूल करने लग गई वो सारे मंत्र जिसके जो मोदी जी ने हमें दिए थे। जितने भी ऊपर प्रयोग होने वाले हैं उन सब की सामग्री भारत में विकसित की गई, तो आत्मनिर्भर भारत। और अब बात दूसरी बड़ी खबर की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने SCO समिट में पहलगाम हमले का जिक्र न करने के लिए सदस्य देशों को आड़े हाथों लिया है। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह ने संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से भी इनकार कर दिया। रक्षा मंत्रियों की बैठक में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और चीन को आतंकवाद को लेकर जमकर सुनाया। उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेते रहेंगे और निर्दोष लोगों का खून बहाने वालों को नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी इस अहम बैठक में मौजूद थे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तल्ख रिश्तों के बीच दोनों नेता पहली बार किसी मंच पर एक साथ नजर आए। पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने सीमा पार आतंकवादी हमले को रोकने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। रक्षा मंत्री ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के प्रायोजकों को भी जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। The pattern of the Pahalgam terror attack matches with LET's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. We reiterate the need to hold the perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, accountable and bring them to justice. Any acts of terrorism are criminal and unjustifiable, regardless of their motivation, whenever, wherever, and by whomsoever committed. SCO members must condemn this evil unequivocally. और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जो लोग आतंकवाद को अपने संकीर्ण और स्वार्थी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि SCO सदस्य देशों को ऐसे देशों की निंदा करनी चाहिए जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं। It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. This includes our right to defend ourselves against terrorism, and we have shown that epicenters of terrorism are no longer safe, and we will not hesitate to target them. और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रुख पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि आतंकवाद को लेकर भारत की अपनी कुछ चिंताएं थीं। हम चाहते थे कि ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम हमला शामिल हो, लेकिन एक देश की आपत्ति के कारण स्टेटमेंट को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।
कुछ जो सदस्य लोग हैं SCO के, वो इस बात पर उनकी सहमति नहीं बनी कुछ मुद्दों पर, और इसलिए वो जॉइंट स्टेटमेंट अपनाया नहीं गया। हमारे तरफ से जो हमारे अपने कुछ चिंताएं थी आतंकवाद को लेके, जिसको हम लोग चाहते थे कि उस डॉक्यूमेंट में जाए, उसके प्रति एक देश को आपत्ति थी, जिसके कारण से स्टेटमेंट को फाइनलाइज नहीं किया है। जैसे आपको पता है कि स्टेटमेंट के लिए कंसेंसस चाहिए होता है। हमारे जो अपने स्टेटमेंट थे उसमें हमने बहुत अपना पक्ष, आतंकवाद को लेके जो हमारा पक्ष है, जो हमारा सोच है कि पूरी दुनिया को साथ मिलकर इस थ्रेट से, इस आतंकवाद के आतंकवाद से लड़ना चाहिए, इसको हमने वहाँ पर रखा। और ऑपरेशन सिंधु पर जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ईरान से 3,426 भारतीय और 11 OCI कार्ड धारक, नेपाल के 9, कुछ श्रीलंकाई और 1 ईरानी नागरिक को निकाला गया है। We have around 10,000 people of Indian community members in Iran, around 40,000 people in Israel who are Indian nationals. From Iran, we have so far evacuated 3,426 Indian nationals, 11 OCI card holders, 9 Nepalese nationals, and some Sri Lankan nationals as well. I'll give you the exact figure, plus 1 Iranian national who happens to be spouse of an Indian national. In all, we mounted 14 flights to bring back Indian nationals from Iran. आगे आपको दिखाएंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। Nothing else refreshes me more than a good cup of Assam tea. It's a magical beverage. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में, दिल्ली में राजभाषा विभाग का स्वर्ण जयंती समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कोई भी देश अपनी भाषा को छोड़कर अपनी संस्कृति, साहित्य, इतिहास और संस्कार को चिरंजीव नहीं रख सकता। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाषा किसी भी देश की आत्मा है। गृह मंत्री ने कहा कि किसी भी विदेशी भाषा का विरोध नहीं है, लेकिन आग्रह हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में सोचने का होना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि देश का प्रशासनिक कामकाज भारतीय भाषाओं में होना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं भारत को सशक्त करने का माध्यम बने, इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। देश का एक आम किसान, एक मजदूर, एक छोटा सा बच्चा और बड़े से बड़ा व्यक्ति समझ पाए, ऐसी भाषाओं में हमारा प्रशासन चलना चाहिए और ये लोकतंत्र के मूल उद्देश्यों में शामिल है कि देश का प्रशासन देश के लोगों की भाषा में होना चाहिए। और एक प्रकार से भारत के आत्मसम्मान को जागरूक करने के लिए भी भारतीय भाषाओं का उपयोग प्रशासन में हो, ये बहुत जरूरी था। गृह मंत्री ने कहा है कि हिंदी अन्य सभी भारतीय भाषाओं की सहयोगी है। आज हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की पहल की गई है। नई शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में कक्षा 5 तक की पढ़ाई अनिवार्य की गई है। अमित शाह ने कहा कि हिंदी, अंग्रेजी के साथ अब कुल 13 भाषाओं में देश में JEE, नीट और CUET की परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। पहले कभी भी CAPF के कांस्टेबल की भर्ती में अंग्रेजी या हिंदी में ही आप कर सकते हैं। हमने इसको लचीला बनाकर हमने
13 भाषाओं को इसके परीक्षा देने की अनुमति दी और आज मुझे कहते हुए आनंद है कि 95% परीक्षार्थी अपनी मातृभाषा में कांस्टेबल का परीक्षा दे रहे हैं। 95%। यही बताता है कि आने वाले दिनों में भारतीय भाषाओं का भविष्य कितना उज्जवल है। गृह मंत्री ने राजभाषा हिंदी को समृद्ध बनाने के प्रयासों का उल्लेख भी किया। राजभाषा स्वर्ण जयंती समारोह को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी संबोधित किया। इस मौके पर कई किताबों का विमोचन भी किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना की शौर्य गाथाओं पर सिंदूर पुस्तक का भी विमोचन इस मौके पर किया गया। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब अगली खबर। पिछले वर्ष 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आया था, जिसमें देश की जनता ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार को देश की बागडोर सौंपी थी। उसके बाद पिछले साल 26 जून को ओम बिरला ने 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष का पद फिर से ग्रहण किया था। पिछले एक साल में 18वीं लोकसभा ने विभिन्न आयामों में नया अध्याय लिखा है। देखिए ये रिपोर्ट। पिछले साल हुए आम चुनाव के बाद 18वीं लोकसभा को 1 वर्ष पूरा हो चुका है। इस एक साल में हमें भारत की लोकतांत्रिक यात्रा का एक नया अध्याय देखने को मिला है। देश की 18वीं लोकसभा में कुल 372 घंटे 36 मिनट की कार्यवाही देखने को मिली है, जिसमें 103% से ज्यादा की रिकॉर्ड प्रोडक्टिविटी दर्ज की गई। बीते 3 अप्रैल को एक ही दिन में शून्यकाल के दौरान 204 मुद्दे उठाए गए, जो लोकसभा के इतिहास का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 18वीं लोकसभा में सिर्फ चौथे सत्र तक ही जनहित से जुड़े 24 विधेयक पारित हो चुके हैं, जैसे सामाजिक न्याय को सशक्त करने वाला वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024, आपदा के समय त्वरित और सटीक कार्रवाई हेतु आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024, उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों के लिए भारतीय वायुयान विधेयक 2024, राष्ट्रीय सुरक्षा को नई मजबूती प्रदान करने हेतु इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025 आदि। 18वीं लोकसभा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूत आवाज बन रही है। इस दौरान भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने अनेक वैश्विक मंचों पर अपनी आवाज रखी, जैसे 11 और 12 जुलाई 2024 को रूस सेंट पीटर्सबर्ग में 10वां ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम में, 13 से 17 अक्टूबर 2024 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में 149वीं IPU असेंबली में, 6 से 9 जनवरी 2025 तक यूनाइटेड किंगडम में विभिन्न द्विपक्षीय वार्ताएं हुईं। साथ ही 10 जनवरी 2025 को ग्वेर्नसे में CSPOC स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग हुई। वहीं 5 से 9 अप्रैल 2025 तक ताशकंद, उज्बेकिस्तान में 150वीं IPU असेंबली हुई। 3 से 5 जून 2025 तक ब्रासीलिया, ब्राजील में 11वां ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम में भारत ने अपनी बात रखी। इन मंचों पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने विश्व को लोकतंत्र, वैश्विक सहयोग और शांति का मंत्र दिया। वहीं भारतीय संसद वैश्विक लोकतांत्रिक विचारों का भी केंद्र बनी, जब 9 देशों से संसद सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल भारत पहुंचे। इनमें जापान, मॉरिशस, UAE, रूस के प्रतिनिधिमंडल शामिल रहे। पिछले 1 वर्ष में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर लोकसभा ने डिजिटलीकरण की दिशा में कई कदम उठाए हैं। डिजिटल संसद प्रोजेक्ट 2.0 इस परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण है। पारदर्शिता व जवाबदेही के साथ संसद को एक स्मार्ट संस्थान बनाने के उद्देश्य से संसद के संसाधनों के डिजिटलीकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सितंबर 2024 से फरवरी 2025 तक लगभग 8000 घंटे की ऐतिहासिक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को नए डिजिटल स्वरूप में बदला जा रहा है। संसद की पुरानी कार्यवाहियों और दस्तावेजों को आम नागरिकों के लिए सुलभ बनाया जा रहा है। इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए AI आधारित सर्च प्रणाली की शुरुआत हुई है। संसद की कार्यशैली को आधुनिक बनाने के लिए सांसदों की डिजिटल उपस्थिति प्रणाली भी शुरू की गई है। 18वीं लोकसभा के तीसरे सत्र से सांसद अब इलेक्ट्रॉनिक टैब से अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। इससे पेपरलेस कार्यप्रणाली को बल मिला है और रियल टाइम डैशबोर्ड से उपस्थित डेटा का तत्काल विश्लेषण संभव हुआ है। नई तकनीक ने सांसदों के दैनिक कार्यों को भी सरल बनाया है। पहले जहां नव निर्वाचित सांसदों को 19 अलग अलग फॉर्म भरने होते थे, अब उनके लिए एकीकृत मेंबर ऑनबोर्डिंग एप्लीकेशन विकसित किया गया है। इस प्रक्रिया से न केवल समय की बचत हुई है, बल्कि त्रुटियां भी कम हुई हैं। वहीं तकनीक से भाषा की बाधा को दूर करते हुए लोकतंत्र को और समावेशी बनाया जा रहा है।
भारत की संसद अब सिर्फ एक ऐतिहासिक संस्था नहीं रही, बल्कि अब ये एक डिजिटल और भविष्य के लिए तैयार लोकतांत्रिक आदर्श संस्था बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आगे बढ़ने से पहले वक्त आ गया है एक और छोटे से ब्रेक का। वाह यार, क्या सही हुआ आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है। इन पर आरोप है कि जांच में 2018-19 की 24 अस्पताल परियोजनाओं में अनियमितताएं, बेवजह देरी और लागत में भारी वृद्धि पाई गई है। इनकी कुल लागत 5,590 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा कई परियोजनाएं अधूरी हैं और नियमों का उल्लंघन पाया गया है। एंटी करप्शन ब्रांच ने व्यापक स्तर पर जांच शुरू कर दी है, जिससे कि इस मामले की तह तक पहुंचा जा सके और पूर्व मंत्रियों, अधिकारियों और निजी ठेकेदारों की भूमिका का पता लगाया जा सके। आगे की कुछ और खबरें। नई दिल्ली के कस्तूरबा नगर में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शहरी आवास और विकास मंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना तभी साकार होगा जब हम सब मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि चाहे हम मजदूर हों, इंजीनियर हों या अधिकारी, हर किसी की भूमिका महत्वपूर्ण है। देश को तीव्र गति से आगे बढ़ाना, और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 तक देश को विकसित भारत इस नाते से श्रेणी में खड़ा करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। और इस काम को पूरा करने के लिए कोई एक व्यक्ति या एक संस्था या एक विभाग या कोई एक प्रदेश ऐसा संभव नहीं है, बल्कि ये काम सबको मिलकर के करना है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर सामान्य व्यक्ति तक, फिर हमारा चाहे मजदूर भाई हो, चाहे मिस्त्री हो, चाहे कोई भी कारीगर हो, अथवा इंजीनियर हो, अथवा हमारे अधिकारी हो, अथवा सामान्य जन, जिनकी शुभेच्छा हमको चाहिए, सब मिलकर के 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने की स्थिति में आ सकते हैं। ओडिशा पुलिस चतुर्धाम मूर्ति की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा को व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस अवसर पर ओडिशा के पुलिस महानिदेशक योगेश बहादुर खुरानिया ने एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का दौरा किया और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। रथ यात्रा 2025 के दौरान निर्बाध सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुद्री पुलिस और तटीय गश्ती दल भी तैनात किए गए हैं। और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का भव्य आयोजन शुक्रवार को ओडिशा की पुरी में होने जा रहा है और दूरदर्शन केंद्र भुवनेश्वर ने इसके लाइव प्रसारण के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस ऐतिहासिक पर्व को देश दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन ने व्यापक तैयारियां की हैं। रथ यात्रा 2025 के विशेष लाइव प्रसारण के लिए 90 से भी अधिक कुशल कर्मियों को तैनात किया गया है। दूरदर्शन ने ग्रैंड रोड, पुरी समुद्री तट और अन्य प्रमुख स्थलों के हवाई दृश्यों को कैद करने के लिए ड्रोन कैमरे भी तैनात किए हैं। रथ यात्रा का लाइव प्रसारण डीडी ओडिया, डीडी नेशनल, डीडी भारती, डीडी न्यूज सहित दूरदर्शन के यूट्यूब चैनलों पर भी देखा जा सकेगा। प्रसारण के दौरान ओडिया, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं में लाइव कमेंट्री भी दी जाएगी। दूरदर्शन की यह विशेष कवरेज श्रद्धालुओं को घर बैठे ही
रथ यात्रा 2025 का दिव्य अनुभव प्रदान करेगी। तो ये विशेष इंतजाम और बेहद पुख्ता इंतजाम दूरदर्शन ने किए हैं। आप ज़रूर इसका आनंद लीजिएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।